जो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स गाइस देखे थे, ओके, 2 का डिविजिबिलिटी रूल समहाउ रिलेटेड था 4 के साथ, और 8 के साथ भी था, और 16 के साथ भी था, ओके। सो दीज वर द पावर्स ऑफ 2। इनका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत सिमिलर होता है, ओके। सिमिलरली जो 3 होते हैं और 9 होते हैं उसका डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिमिलर होता है, ओके। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि जो 5 है उसका डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो यूनिट डिजिट है वो या फिर 0 हो या फिर 5 हो, ओके। यूनिट डिजिट या फिर 0 या फिर 5 है तो फिर वो डिविजिबल हो जाता है 5 के साथ, जो भी नंबर होता है। डिविजिबिलिटी रूल सिमिलरली जो 10 का होता है उसका ये है कि जो यूनिट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। जो 100 है उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई भी नंबर 100 से कब डिविजिबल हो जाएगा, जो लास्ट 2 जो डिजिट्स हैं उस नंबर के वो 0 होंगे, ओके। परफेक्ट। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 इज कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए किसी भी नंबर का, ओके। अच्छा, और जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 100 है, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 0 होने चाहिए, ओके। अगर इसको थोड़ा सा देखो, इसको देखो, इज द लास्ट, अगर देखो कि अगर किसी भी नंबर को, अगर मैं, जैसा 81 है उसको अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं है, ओके। इफ इट इज नॉट डिविजिबल आई विल गेट द यूनिट डिजिट। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? जो रिमाइंडर है मुझे यूनिट डिजिट मिल जाएगा। मेकिंग सेंस और नॉट? इफ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10, obviously it will have a remainder, okay. It will be divisible by 10 if the unit digit is 0. If it is not divisible, then we will have the remainder. जो रिमाइंडर होगा वो 10 से डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर होता है वो यूनिट डिजिट ही होता है इसका। मेकिंग सेंस और नॉट? यस। ओके। 10 से डिवाइड करेंगे, अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा उस वक्त जब इसका यूनिट डिजिट 0 है, अगर नहीं होगा तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा, जो रिमाइंडर होता है वो इसका यूनिट डिजिट होता है। मेकिंग सेंस? इसी तरह जो 991 है उसको अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, ये डिवाइड नहीं होगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा विच इज 1। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। जो 10 से डिवाइड करने के बाद अगर ये नंबर डिविजिबल नहीं है 10 से, तो मुझे यूनिट डिजिट मिल जाता है। इसको ज़हन में रखो, इसकी एप्लीकेशन आती है, ओके, व्हिच इज वेरी सिंपल। इसमें कुछ ऐसा की साइंस नहीं होती, लेकिन इसको रखना होता है, इसको ज़हन में रखो कि इसकी वजह क्या होती है। सिमिलरली अगर कोई भी नंबर है उसके जो लास्ट 2 डिजिट्स अगर 0 हैं, तो फिर ये नंबर जो होगा ये 100 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये 100 से डिविजिबल नहीं है, सर आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। इज इट बेटर नाउ? हर किसी के लिए ब्रेक कर रही है? नहीं। जी, it's better. अच्छा, मेरी आवाज किस किस को ठीक नहीं आ रही मुझे ताकि बताओ उसको। मुझे ठीक आ रही है। अभी अच्छा, ठीक बात, है। ओके, ओके। हमजा साहब, मेरे ख्याल से आप थोड़ी सी पोजीशन अपनी चेंज करें ताकि थोड़ा सा आपकी रिसीविंग एंड पे ही होगा फिर, क्योंकि अगर बाकी किसी को आ रही तो लेट मी नो। बेहतर होगी। आई Perfect, थिंक perfect. जब आप थोड़ा सा माइक से दूर होते हैं शायद, आई डोंट नो। अच्छा, ओके। ठीक है, थोड़ा सा जो मेरा इसमें है, क्योंकि ये इनफैक्ट पहले भी था, एक सेशन हमारा हो रहा था, जो कि आपके स्पीकर्स है ना उसको थोड़ा सा वॉल्यूम उसका लो डाउन कर दें। उसका अगर हाई पे होगा ना फिर बहुत फ्लक्चुएशन होने लग जाती है इस माइक की वजह से। ओके, if you divide a number by 100, you will get last 2 digits, okay. जो last 2 digits होते हैं, if they are not 00, after division by 100 you will get last 2 digits. If the number is not divisible by 10, that is if the unit digit is not 0, dividing it by 10 will get you the unit digit, okay. इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, इसकी आगे हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कि यूनिट डिजिट कब फाइंड करना होता है, अगर इस तरह का नंबर आ जाता है 791 प्लस 721 डिवाइडेड बाय 10। दिस इज इन फैक्ट यूनिट डिजिट क्वेश्चन, ओके। ये लगता है पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन इन एसेंस ये यूनिट डिजिट क्वेश्चन ही होता है जो हम लोगों ने कल किया था। मेकिंग सेंस और नॉट? ये हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे इसका, ओके। जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो क्वेश्चन आए। जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो हम लोगों को किस तरह मिलते हैं, वो 100 से डिवाइड करने की वजह वेरी लो प्रोबेबिलिटी। जीआरई में तो आज तक मैंने नहीं देखा कभी, लेकिन जीमैट में भी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। फिर किस टेस्ट में होती है? दूसरे टेस्ट हैं, बहुत से दूसरे टेस्ट होते हैं, जैसा कि इंडिया का टेस्ट होता है कैट, विच इज कंसिडर्ड अ लिटिल डिफिकल्ट, उसमें ये आ सकते हैं। लेकिन जीमैट और जीआरई में लास्ट 2 डिजिट समहाउ मैंने नहीं देखे आज तक, और ना ऑफिशियल क्वेश्चंस में, ना किसी ने कभी रिपोर्ट किया कि उसको एग्जाम में आए, ओके।
सो जो यूनिट डिजिट है वो ही समहाउ इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट डिजिट की साइंस क्या होती है? यूनिट डिजिट की साइंस जो हम लोगों ने कल भी थोड़ी सी देखी थी कि 221 रेज़ की पावर 100, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। ओके, सो कल हम लोगों ने देखा था यूनिट डिजिट एग्जैक्टली बहुत ज्यादा डिटेल में। इसी तरीके से 791 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, और 791 डिवाइडेड बाय 10 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ओके, ये सारी चीजें ये आज देख लेंगे क्वेश्चन, इसका एग्जैक्टली इसको किस तरीके से अप्रोच करना होता है, इसमें उसमें कोई डिफरेंस होता भी है कि नहीं होता, ये देख लेंगे। ओके ओके, सो जो हम लोगों ने देखी थी डिविजिबिलिटी रूल, वो हम लोगों ने इन नंबर्स के देखे थे कि कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो उसका रूल क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है उसका रूल क्या होता है, 4 से क्या होता है, 8 से क्या होता है, 16 से क्या होता है, 32 से क्या होता है, 64 से क्या होता है, सिमिलरली 3 से क्या होता है, 9 से क्या होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल समहाउ टेस्ट नहीं होता कि जीआरई में। सो दूसरा कि इन नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 का क्या होता है, वेरी इजी। अब एग्जैक्टली जो 5 है, it is a prime number. Okay, so this was also a prime number, this was also a prime number. Okay, so ये prime numbers हैं। अब लेकिन आपके पास तीन किस्म के नंबर्स होते हैं। हम लोगों ने जब फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि आपके पास 1 होता है, या फिर आपके पास प्राइम नंबर होते हैं, या फिर आपके पास कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। ओके, so जो composite numbers होते हैं, they have the factors greater than 2, they have the factors is equal to 2, it has a factor exactly equal to 1. So numbers की classification इस तरीके से करते हैं। okay, so जो 6 है, 6 this kind of a number, या फिर 12 या फिर 14, okay, so these are composite numbers, these are not prime numbers. okay, so इनका डिविजिबिलिटी टूल क्या होता है? मुझे कैसे पता चलेगा कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, मुझे कैसे पता चलता है कोई नंबर 12 से डिविजिबल है या फिर 14 से डिविजिबल है। ओके, और इसका क्वेश्चन एग्जैक्टली किस तरीके से आता है? सो सो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? बिकॉज दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, दैट इट हैज द फैक्टर्स ग्रेटर देन 2। जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, कैन यू लेट मी नो एनी अदर कॉम्पोजिट नंबर इनके अलावा? 4, 10. 10 is a composite, 10 is a composite number. Okay, लेकिन इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि these are somehow special numbers. Okay, 10 हो गया, 100 हो गया, इनका डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि you need to get 0 at the end, you need to get last two digits 0. Okay, so any other composite number which is not 10? 14, 18. 26, Perfect, 28. perfect. So 18 is also a composite number. Okay, so 16 is a composite number, but it is somehow again the power of 2. Okay, so those composite numbers which are not multiples of 10, which are not powers of 2, which are not powers of 3. Okay, just like 6 or 12 or 14 or 18, इनका भी एक डिविजिबिलिटी रूल होता है। इसका क्या होता है? यू ब्रेक द नंबर इन को प्राइम पेयर्स। को प्राइम पेयर्स में इसको ब्रेक करो, इसको भी को प्राइम पेयर में ब्रेक करो, इसको भी को प्राइम पेयर में ब्रेक करो, और इसको भी को प्राइम पेयर में ब्रेक करो। ओके, सो देखते हैं कि एग्जैक्ट इसका मतलब क्या होता है। सो 6, 12, 14, 18 ये हम लोगों ने नंबर चूज किए थे। ओके, सो को प्राइम पेयर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, को प्राइम फैक्टर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? ओके, को प्राइम फैक्टर्स एग्जैक्टली ये होते हैं कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? जो सबसे मिनिमम फैक्टर होता है वो 1 होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो 6 होता है। ओके, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं इसके बीच में होते हैं। सो 2 and 3 आर द फैक्टर्स आल्सो। ओके, सो इसके जो फैक्टर्स है ना, सो दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर, इसमें कॉमन कुछ है इन दोनों फैक्टर्स में, और इस फैक्टर में और इस फैक्टर में? इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीस टू ए- फैक्टर्स? एक में 2 Multiple. कॉमन और एक में परफेक्ट 3. परफेक्ट परफेक्ट। सो ये वाले जो फैक्टर्स हैं, 6 is the multiple of 2. Similarly, 6 is the multiple of 3 as well. Okay, so ये इस ये ये वाले जो फैक्टर्स हैं, these are not co-primes. These are not co-primes because 6 is one factor, that is 6 is the multiple of another factor 3. So जो pairs होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? Pair में again you necessarily talking about two thing. Okay, so if you take this pair is not co-prime pair. This pair is also not co-prime pair. Okay, so इसके factors में, 6 के factors में which are the co-prime pairs? 2 is the co-prime, 2 and 3 are the co-prime pairs. Okay, इसमें कुछ भी common नहीं है। जैसे 6 और 2 में कुछ common था, 3 और 6 में again common था, 3 common था, 2 और 6 में 2 common था, 6 जो था वो multiple था 2 का, 6 जो था वो multiple था 3 का। Okay, so these are not the co-prime pairs.
These are the co-prime pairs 2 and 3. So you have to break down the number in the co-prime pairs, और उसके बाद जो भी नंबर है, जैसे आप देख रहे हो 336, ओके. सो मुझे देखना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, ओके. सो इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 2, दैट इज it has to be an even number, and it has to be divisible by 3 as well. So if it is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6. As easy as that. Okay? Making sense? So let me know कि ये नंबर जो है, ये नंबर divisible है 6 से कि नहीं है. For it to be divisible by 6, okay, 6 is not a prime number, और ये स्पेशल नंबर भी नहीं है, तो हमने देखा था, okay, 2 की पावर भी नहीं है, this is not 3 की पावर, this is not 10 की पावर, this is not 5 का 5 की पावर, okay. So you break it down into co-prime pairs, okay. इसके जो co-prime factors है उसमें break down करो, 2 and 3. So it has to be divisible by 2, it has to be divisible by 3. If it is divisible both by 2 and 3, the number is divisible by 6. Yes, it is divisible by 2 because it is an even number. Yes, it is divisible by 3 because the 3 का जो divisibility होता है वो भी इसमें apply हो रहा है. Okay, 3 का divisibility rule होता है, मैं 3 के set drop करता था. So this number is divisible by 6. Making sense or not? Yes. Okay, perfect. So again, let me know कि जो 12 है उसके co-prime pairs कौन से हैं. Please allow me to record, no problem at all. Please go ahead, record, आप लोग करें, no problem. बस share किसी के साथ ना करिए, okay? You guys understand कि this is how we make money, okay? So please share ना करें, record करके अपने पास रखें, no problem at all, no issue. So again, so 12 का मुझे बताओ कि divisibility rule क्या होगा? This is again not a prime number. This is not the multiple of. This is not a power of 10. This is not a power of 2. This is not a power of 3. So this is a composite number. इसको मैं co-prime pairs में इसको break down करूँगा. Okay. So again, इसके सिद्धार्थ आप उसके 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Okay, 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Okay, so सबसे छोटा फैक्टर जो है वो 1 होता है, सबसे बड़ा फैक्टर नंबर itself होता है. और फिर if it is not, मजे की बात क्या होती है कि if it is not a perfect square, तो जो इनफैक्ट जो कि फैक्टर्स होते हैं ना, they exist in pairs. ये pairs में exist करते हैं. So co-prime pairs ये co-prime pairs हैं. Okay, so इसका अगर कोई भी नंबर जैसा 122, this number, okay. So this number is divisible by 12 or not. मैं 12 को co-prime pairs में break करूँगा, which is 3 and 4. So this number has to be divisible by 3. It has to be Prime divisible. तो नहीं, क्या चीज? 4 प्राइम नंबर तो नहीं. नहीं, 4 नहीं, co-prime pairs की हम लोग बात कर रहे होते हैं. Co-prime pairs ये होते हैं. देखो, co-prime pairs something which is co-prime pair का मतलब क्या होता है? Co-prime pair ये होते हैं जिस तरह 1 and 2 are co-prime pairs, okay? 2 and 3 are co-prime pairs. इसमें कुछ भी और कॉमन नहीं होता. 3 और 4 भी co-prime pairs होते हैं. 4 और 5 भी co-prime pairs होते हैं, okay? 5 और 6 भी co-prime pairs होते हैं. ये प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन ये co-prime pairs हैं, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. Making sense? हसीब? Probably सर एग्जांपल समझ आएगा. अच्छा, ये देखो 4 क्योंकि 2 में ब्रेक हो रहा है इसलिए, नहीं, और 6 जो 2 में ब्रेक हो रहा है इसलिए. co-prime का सिर्फ और सिर्फ जो co-prime pairs होते हैं वो pairs होते हैं, co-prime pairs जिसमें कुछ भी फर्दर कॉमन नहीं होता. ये इसको रहने दो, ओके. सो 2 और 3 में कोई भी फर्दर कॉमन नहीं है. 6 और 2 में फर्दर कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है. सो दिस इज नॉट अ co-prime pair. 6 और 3 में 3 कॉमन है. सो दिस इज नॉट अ co-prime pair. 4 और 6 इज आल्सो नॉट अ co-prime pair बिकॉज़ इसमें 2 कॉमन है. ओके. सो जो co-prime pairs होते हैं वो होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता. और लेकिन वो प्राइम नंबर ना हो बेशक. Not necessarily. हाँ, so the term prime and the co-prime pairs is a little confusing. बाकी Yeah, वो confusing हो सकती है, लेकिन co-prime pair ये होते हैं कि उसमें फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं होता. ठीक है.
ओके तो 7 8 भी को प्राइम पेयर है। या इट इज अ को प्राइम पेयर जिस तरह जो अब एग्जैक्टली होता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इसको आगे हम लोग फिर से देखेंगे, उसको हम लोग जब जीसीडी पढ़ेंगे कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं ना, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, ओके, consecutive integers are always co-prime or always co-prime, always। इसको तुम ये भी कहते हो मैथमेटिक्स में कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उनका जो जीसीडी होता है वो 1 होता है। ये आगे देख लेंगे जीसीडी क्या होता है, सीएफ क्या होता है, इसको थोड़ा सा नोट दिखाता। ओके, सो जो कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीआरई एंड जीमैट, खास तौर पे जीमैट के लिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का काउंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो जीसीडी होता है वो 1 होता है, ओके। जो कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं वो को प्राइम भी होते हैं, उसको तुम ये भी कहते हो। सो अगर So I got a question in here. प्लीज गो अहेड। सर ये 12 के टोटल को प्राइम्स कितने हैं? सो 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? सबसे पहले तो ये इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उसकी एक एप्लीकेशन होती है, वो हम लोगों ने आज देखना है। लेकिन इसके जो टोटल, क्योंकि ये इजी मैनेजेबल नंबर है, तुम ये देखो कि जो कि फैक्टर्स होते हैं ना वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ओके। सो 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, these are the total factors। ये टोटल फैक्टर्स हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किस तरह फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स किस तरह फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स किस तरह फाइंड करते हैं, ओके। सो ये भी सारी चीजें हम लोगों ने आज देखनी है। लेकिन अभी फिलहाल ये देखो क्योंकि ये मैनेजेबल नंबर है, ये इसके टोटल फैक्टर्स हैं, ओके। सो जो टोटल इसके फैक्टर्स हैं उसमें से तुमने 2 ऐसे फैक्टर्स उठाने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो को प्राइम पेयर्स होते हैं। मेकिंग सेंस सिकंदर? Yes, sir. Thank you very much. Yes, no problem. So these are the co-prime pair, okay? So जो भी composite number होता है, जिस तरह 12 एक composite number है, break it down into co-prime pairs। और फिर अगर कोई नंबर 1 2 2 4 अगर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 12 से डिविजिबल है, okay? So if a number is divisible by both 3 and 4, because 12 was a composite number, so step 1, if it is a composite number, you see that it is a composite number, okay? जो second step होता है break it down into co-prime pairs, this is the second step, that's it। so co-prime pairs अगर मिल गए तो वो फिर जो co-prime pairs का जो कि फर्स्ट मेंबर और जो सेकंड मेंबर है दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर इससे डिविजिबल है। फिर वो तो हमेशा होगा नहीं क्योंकि वो उसका फैक्टर है ऑलरेडी। क्या जो मर्जी को प्राइम पेयर हम निकाल लें किसी भी नंबर का, क्योंकि हम उसको फैक्टर, वो नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर, तो वो तो दोनों डिविजिबल होंगे हमेशा। देखो इसको जवाब तुम खुद देना, एक सेकेंड। इसको देखो 154, ओके। सो मेरा कहने का मकसद ये कि देखो 154 इज इट 164 करो, इज इट डिविजिबल बाय 12 और नॉट? डू द प्रोसेस एंड लेट मी नो द ऑब्जर्वेशंस, ओके। थोड़ा सा देखो, तुम्हारा क्वेश्चन भी उसको भी डिस्कस करते हैं, व्हिच इज अ गुड क्वेश्चन। लेकिन इसको देखो कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। So this number is not divisible by 12. Reason it was not divisible by 3. Okay, so it was divisible by 4, but it was not divisible by 3. Okay, so this is a kind of a number जो कि इसके कुछ फैक्टर से डिविजिबल है और कुछ फैक्टर से डिविजिबल नहीं है। Making sense? Yeah. So ये नंबर 12 से डिविजिबल कब होना चाहिए? ये नंबर 12 से उस वक्त डिविजिबल होगा जब इसको 12 को मैंने को-प्राइम पेयर्स में ब्रेक डाउन किया, ओके। सो क्योंकि इसमें ये ऑब्जर्वेशन थी कि ये इसके कुछ फैक्टर से डिविजिबल नहीं था, इसलिए ये नंबर टोटली से डिविजिबल नहीं था। इसको अगर तुम 12 का और कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं? 12 का फैक्टर है एक तो 1 और 12 है, ओके। फिर इसका 2 और 6 है, ओके। 6 अगेन एक प्राइम नंबर नहीं है, इसको तुम्हें समहाउ ब्रेक करना पड़ता है को-प्राइम पेयर्स में 2 और 3 में। 3 को तुम इसलिए
तुम अगर 6 जो था ना, ये 12 एक ऐसा कोप्राइम कॉम्पोजिट नंबर था जिसके अंदर एक और कॉम्पोजिट नंबर आता है 6, इसलिए समहाउ तुम ये 6 जो था ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, है नहीं है। से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, सो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं था, ये 12 से भी डिविजिबल नहीं था, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं था। कोई भी एक सिर्फ को प्राइम का पेयर निकाल के उस पे चेक कर ले, और अगर इट होल्ड्स टू लाइक 2 और 3 भी इसमें प्राइम पेयर और वो 3 पे नहीं जा रहा, तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, 3 और 4 पे जाने की जरूरत नहीं है। Exactly. So you कोई भी उसका कोप्राइम पेयर पकड़ो। ओके, सो अब अगर तुम लेते हो कोई नंबर 18 से डिविजिबल है कि नहीं, सो 18 के टोटल नंबर फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 1 into 18 is equal to 18, 2 into 9 is equal to 18, 3 into 6 is equal to 18. Okay, so 9 to okay, so अब yeah, 2 into 9 is 18. Okay, so अब इसके कोप्राइम पेयर कौन कौन से हैं? So this is not a coprime pair. This is a coprime pair. Okay, this is a coprime pair. 2 and 19 or 2 and 9. Okay, so 18 का divisibility rule similarly क्या होगा, कोई नंबर 18 से divisible है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, वो तुम्हारा divisible होना चाहिए, it has to be divisible both 2 and 9. so अगर वो divisible है 2 और 9 से, तो फिर वो divisible है 18 से. This is how it goes. Okay, so एक मुश्किल क्वेश्चन करते हैं इसका, the real question. Yeah, excuse me. Please ये go ahead. 2 and 3 नहीं है Sorry. प्राइम को प्राइम वही कंफ्यूजन प्राइम नंबर्स वाली है ना, तो वो 9 प्राइम नहीं है इवन दो, लेकिन 2 और 9 के बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो प्राइम वाली जो टर्म है वो कंफ्यूजिंग है को प्राइम पेयर्स में। सर जी प्लीज 18 वाला दोबारा समझा दें, इसके को प्राइम नंबर्स। Okay, so 18 is a number which is not prime. It is a composite number. Okay, so इसके factors कौन कौन से, 1 into 18 is equal to 18, 2 into 9 is equal to 18. Then we have got 3 into 6 is equal to 18. Okay, so these are the factors. Okay, जो factors होते हैं वो pairs में exist करते हैं. Okay, ये पेयर था, फिर एक ये पेयर था. ओके, सो मुझे वो पेयर उठाना है जो कि को प्राइम हो, जो को प्राइम पेयर. ओके, सो दिस वाज नॉट अ को प्राइम पेयर, दिस वाज नॉट अ को प्राइम पेयर बिकॉज इसमें 3 और 6 में फर्दर 3 कॉमन आता है. 2 and 9 is a co-prime pair. This is a co-prime pair. So 18 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि इसके जो co-prime pair है उन दोनों का divisibility rule इसमें अप्लाई होना चाहिए. So the number which you are trying to divide by 18, it has to be divisible by 2, it has to be divisible by 9, then it is divisible by 18. सर 1 और 2 को प्राइम्स होंगे? तो जो 1 होता है ना, देखो 1 एक ऐसा नंबर है, 1 और 2 जो कि तुम ये वाला पेयर नहीं ले सकते. 1 और 2 in fact make it never makes is equal to 18. 1 into 2 is never makes equal to 18. Okay, 1 into 2 जो को प्राइम पेयर है, somehow 2 into 9 वो फैक्टर्स का पेयर ही होना चाहिए. को प्राइम पेयर जो है वो फैक्टर्स का होना चाहिए. तो फिर 1 को हमेशा इग्नोर कर दें. नो 1 जो होता है वो किसी भी दो नंबर्स के बीच में कॉमन होता है, किसी भी दो नंबर के बीच में कॉमन होता है, इसलिए उसको नहीं देना होता. 3 और 6 why they are not co-prime pairs, because इसमें इनफैक्ट इसमें 1 तो है, 1 2 और 9 में भी कॉमन है. तो तुम अगर 1 और 18 लेते हो, उसको तुम्हें कोई फायदा है लेने का, ये पेयर लेने का, दिस पेयर लेने का तुम्हें कोई फायदा है, ये वाला पेयर? 18 is divisible by both. तुम 18 का ही डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हो, तो 18 और 1 का तुम पेयर अगर लेते हो, वो कोई पेयर नहीं है इनफैक्ट. नॉट मेकिंग सेंस. And 3. सो तुम इनफैक्ट 18 का ही तो पेयर, 18 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हो ना. जी अस्सलाम वालेकुम. जी आप मेरा ख्याल है कल प्रोग्राम बना लें लाहौर आने का, क्योंकि मैंने बात की है उधर उमर के साथ उजाला में ना PMU, उसने बताया है कि किसी काम की वजह से वो जुमेरात से दफ्तर में आ रहे हैं, 2-3 घंटे के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं. Very insensitive. Please don't do this. Okay, this is very insensitive of you.
I don't know how to do this, but this is something that you have to be really careful about. Sir, I have a question. Please इधर सर मैंने ये पूछा 18 का 2 and 3 क्यों नहीं है? 18 का सर सॉरी वो क्या नहीं है? 3 क्यों नहीं है प्राइम को प्राइम पेयर? So 1 into 18, okay? So सर 3 sorry आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट करें सिद्धरा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. 2 and 3 बाकी पेयर्स में हमने को पेयर लिया है 2 and अच्छा 3 2 को और 12 में 3 भी को लिया है. 2 और 3 को क्यों नहीं दिया? ओके सो थोड़ा सा यस इसको सर. या परफेक्ट. So 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, okay? So वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो के आपको 18 मिलना चाहिए, ओके? आप 3 और 6 को जब मल्टीप्लाई करते हो ना यू गेट 18. आप 2 और 9 को भी जब मल्टीप्लाई करते हो यू गेट 18. लेकिन हमने 12 में भी तो लिया है ना. 12 में हमने 2 and 3 लिया लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने से 12 नहीं आता. का 12 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था? सो 1 था 1 into 12 is equal to 12. 2 into 1 2 6, 3 into 4 था उसका डिविजिबिलिटी. उसका जो था ना, उसका जो हम लोगों ने को-प्राइम पेयर लिया था वो 3 और 4 लिया था. 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो यू गेट 12. ओके सर थैंक यू. तो ये सर सर एक लेकिन और जब ज्यादा हाँ हसीब प्लीज गो अहेड. so sir, this is another sort of a thing that we need to keep in mind whenever we are trying to find co-prime pairs. We need to make sure that when they multiply, we get the number again. एग्जैक्टली. इसको थोड़ा सा इस तरह देखो, इसको बेशक सिस्टमैटिकली देखो. 100% दिस इज द थिंग, ओके? सो जो कि फैक्टर्स है ना, जो फैक्टर्स होते हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, ओके? जैसे 18 की हम लोग बात करते थे, 18 को ही ले लेते हैं. जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ओके? जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. 2 into 9, so 3 into 6, okay? So अगर ये नंबर जो है, if it is not a perfect square, दो ही केसेस होंगे जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की बात करते होंगे. This number will be a perfect square, this number will not be a perfect square, okay? So if this number is a perfect square, then जो total number of factors होते हैं वो total number of factors odd होते हैं, okay? So if it is not a perfect square, जो कि इस केस में था, ये perfect square नहीं था, okay? So जो total number of factors होते हैं वो even होते हैं. इसके total number of factors कितने थे? 1 2 3 4 5 6. 6 is an even number, okay? Because this was not a perfect square. जो 36 होता है वो perfect square होता है. उसके जो total number of factors होते हैं वो odd होते हैं. 36 को क्या किस तरह जाते हो? 36 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12 और फिर 4 into 9 और फिर आखिर में 6 into 6, ओके? सो इसके टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स थे वो कितने हैं वो देखो. वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके और बनेंगे बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो जो फैक्टर्स हैं, कहने का मकसद ये है कि जो फैक्टर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं पेयर में, ओके? सो तुम लोगों ने वो पेयर उठाना है जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता. दैट्स इट. सिर्फ ये याद रखो. अगर ये समझ आते हो तो हर चीज समझ आ जाएगी. आगे इसका मतलब है तुमने सिर्फ क्योंकि फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में, तुम लोगों ने वो पेयर लेना है जिसमें और फर्दर कोई कॉमन नहीं है. सो ये एक पेयर था. इसी तरीके से ये एक पेयर था. दिस वन वाज अ पेयर. दिस वन वाज आल्सो अ पेयर, ओके? तो यू डोंट कौन है ये? शायान सर मैंने ये You प्लीज are a bit late. If you are asking a question जो कि कवर हो चुका है, I will not reply because you were late. No, I'm not going to ask a question. I'm just asking about what you said right now. Okay, perfect. Please go ahead. टोटल नंबर ऑफ जो क्या नाम है फैक्टर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर के इवन है या आप जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसके इवन है? अच्छा, so this is a perfect square. इसके total number of factors odd होंगे. So if the number is not, if it is not a perfect square, the total number of जो factors हैं वो even होंगे. सर लेकिन आपने नीचे 36 जो लिखा है उसके इवन है. उसके total number of factors even बन रहे हैं.
इवन है क्या ऑड है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 36 के देखें आप. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Total number of factors are 9. So 9 is an even number. ठीक है okay. No problem. So any question? No question. Making sense, Hasib, Sidra, Sikandar? You guys have any question? Yes, sir. Okay, no question. Are you guys sure? I just want to add that why do we have odd number of factors for a perfect square? Because 6 is self-multiple, so that is why it's an odd number. जब भी perfect square होगा उसमें एक digit ऐसा होगा जो कि self-multiple होगा. That's just a comment. Okay, so Like in the case of 36, 6 is multiplied by 6, so yeah, you just write 1 6. Yeah, so yeah, exactly. ये discuss किया. So next topic is Okay, so we have figured out कि divisibility rules क्या होते हैं. Okay, so हम लोगों ने जो first lecture था उसमें देखा था the divisibility rules. So जो second lecture जो कल था उसमें हम लोगों ने divisibility rule नहीं देखा था और जो third lecture है आज उसमें देखा था. Okay, so इसका again question exactly किस तरीके से आता है. You guys now solve this question. इसको देखो और इसका इस question का logic पकड़ो. Okay, so और देखो कि what this question is asking. You have to understand the question. The first step is you have to understand the question. Okay, understanding the question is important. क्या question में पूछा exactly क्या. So if this is a question, what is the smallest positive integer? What is the smallest positive integer n? What is the smallest positive integer n for which 10 raised to the power 10 plus n is divisible by 36? Is divisible by 36. Okay, so this number is somehow checking is asking for the divisibility rule of 36. Okay, so what is the divisibility rule of 36? What is the divisibility rule of 36? Can anybody let me know? जो 36 का divisibility rule क्या होगा? सिद्धार्थ 19 and 2. Okay, so इसके total इसको 32 हम लोग इसका break down कर सकते हैं. So 1 into 36 is equal to 36. So 2 into 19 हो सकता है इसका co-prime pair. Okay, so if the number is divisible by 2 and 19 वो हो सकता है. Okay, so उसके बाद 3 into 12 is not co-prime pair. उसके बाद 4 into 9. Okay, ये भी तो हो सकता है. Okay, so this is a co-prime pair. So 2 into 19, This is also 38. co-prime pair. Okay, so this thing is much easier. 4 and 9. 2 into 4 and 9 these are two very ये इस तरह के नंबर्स हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजीली मुझे पता है. ओके, 19 का समा मुझे डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता. 19 का नहीं पता. so 19 high it's 18 actually. 11 का 19 is a prime number. इसका डिविजिबिलिटी रूल 19 high नहीं sir, it's 18. 218. So Okay. 19 218, yeah, 218. So 218 is in fact not even a co-prime. Not a co-prime. Not even a co-prime pair. Okay. So there's only one co-prime pair which is 4 and 9. Okay, so if the number is divisible by 36, it has to be divisible by 4. It has to be divisible by 9. So I know both the divisibility rules of both these numbers. The good thing is 4 का भी divisibility rule मुझे पता है और 9 का भी divisibility rule पता है. Okay, so you now understand the question. Question क्या? What is the smallest positive integer n for which 10 raised to the power 10 plus n? So this is a number. So ये number एक कोई number है. ये मुझे अंडरस्टैंड करना है. जिस तरह 1 एक नंबर है, जिस तरह 101 एक नंबर है. दिस इज आल्सो अ नंबर. दिस इज आल्सो सम नंबर. उसका ये पूछा ये जा रहा है कि ये जो नंबर है 10 raised to the power 10 plus n ये डिविजिबल है 36 से कि नहीं. सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल. अब क्वेश्चन क्या था?
कि this is a number 10 raised to the power 10 plus n. This is a number. You have to just, कुछ लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं और उसका रीजन पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता क्या होता है, कि दिस इज सम नंबर n की कोई वैल्यू है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है, जिस तरह 10 इसकी पावर 10 प्लस 1 भी एक नंबर है, ये कोई नंबर, इसको एक्सपेंड करोगे कि ये नंबर हो क्या जाएगा, ओके। इस तरह ये भी एक नंबर है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि इस नंबर का डिविजिबल, ये नंबर 36 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर the question is asking what is the smallest positive integer n for which 10 is given 10 plus n, so ये वाला जो नंबर है, ये somehow this is given that it is divisible by 36. This is given inside the question. This is given inside the question that this number is divisible by 36. It means that it is divisible by 4 and 9. 4, 9. So if this number is divisible by both 4 and 9, it means that, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल हो जाते हैं 4 के साथ। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है, जब एडिशन ऑफ द नंबर, जो उसके डिजिट्स होते हैं वो 9 हो जाते हैं, ओके। सो अब देखते हैं कि मुझे इस जो नंबर था, ये वाला जो नंबर था, it in fact consists of two numbers, just like 10 is to the power 10 plus 1 is consist of two numbers, okay। these two numbers के एडिशन करने के बाद but the output is one single number, okay। सो उसमें ये वाला नंबर जो था, इसका मुझे पता है और इसका मुझे नहीं पता, और ये मुझसे पूछा गया, राइट, मेकिंग सेंस। यही मुझसे पूछा गया कि इस नंबर की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं है? You guys get the question or not? The question was, write it down, no problem at all. What is the smallest positive integer n? What is the smallest positive integer n for which 10 raised to the power 10 plus n is divisible by 36? I'll let you know the answer choices, but you understand the question, और इसको देखो, इसका logic पकड़ो। The question को understand करना is the first step and the most important step. If you don't get the question, do you think you can get the answer? You cannot get the answer unless until you get the question, कि question मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझे क्या क्लूज दे रहा है, क्वेश्चन का मतलब एग्जैक्टली क्या है। यू कैन नॉट, इट इज ट्रू फॉर एनी क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, इफ यू डोंट गेट द क्वेश्चन यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। सो यू हैव टू गेट द क्वेश्चन फर्स्ट। जो क्वेश्चन है वो उसके वर्डिंग्स क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड राइट इट डाउन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड दैट n is an integer, this is also given। Implicit information, indirect information, what is the smallest positive integer n for which 10 raised to the power 10 plus n is divisible by 36. This is given that n is an integer. Information given inside the question, n is an integer. Second, that this pura number, this complete number is divisible by 36. So if it is divisible by 36, 36 is a composite number. I know that it is divisible by 4 and 9. So I have to apply the divisibility rule of 4 in this number, and I have to apply the divisibility rule of 9 in this number, okay? So ये नंबर के साथ इसको थोड़ा सा, if you get the question, try to solve this question. Who gets the question? तो question में exactly पूछा गया था, who is not getting the question? Question किसको नहीं समझ आया कि question था ही क्या? Question किसको समझ आया? सबसे पहले ये किसको question समझ आती है? I got it. आगे I got it. Perfect. So if you get the question, try to solve this question. And when you solve this question, let me know कि I have solved it. तो फिर मैं आपसे आंसर पूछूंगा इसका, ओके? फिर देखते हैं क्या, बल्कि इन तरह आंसर चॉइसेस का भी मैं बता देता हूँ। So answer choice A is 4, 8, 18, 24, 36. These are the answer choices. 4, 8, 18, 24, 36. So let me know the answer. Take a minute, no problem at all. ठीक।
So what is the answer, guys? Is it 8? 8. Perfect. So 8 का किसका आंसर 8 है? हिबा, सिद्रा. सर मुझसे नहीं हुआ सॉल्व। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी. सिद्रा आपसे? 4 गलत। अच्छा, सो हसीब का आंसर 8 था. और किसका आंसर 8 है? हसीब का, ओके. ठीक है. और सिकंदर, तुम्हारा क्या सिचुएशन है? सर मेरा 4 निकला था। अच्छा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको क्या करना था, इसका मतलब क्या होता है. ओके, सो इस क्वेश्चन में एक फिगर गिवन थी. what is the smallest positive integer n for which 10 raised to the power 10 plus n is divisible by 36. ओके, अब 10 raised to the power 1 का मतलब क्या होता है? 10 होता है. ओके, 10 raised to the power 2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 100. ओके, सो जितनी पावर होती है उतने जीरो जाते हैं. ओके, सो ये किस तरह का नंबर था? ये था 1 0, इसमें 10 जीरो थे. ओके, सो इट वाज 3 ये जीरो आ गए, फिर 6 हो गए, 7 8 9 10. ओके, सो ये नंबर इस तरह का नंबर था. ओके, परफेक्ट मेकिंग सेंस. अब इस नंबर में प्लस कुछ नंबर ऐड हो रहा था n, और ये मिल के ये डिवाइड हो रहे थे. ये डिवाइड हो रहा था 4 से भी, ये डिवाइड हो रहा था 9 से भी. ओके, परफेक्ट. सो ये नंबर ये वाला नंबर अगर हम लोग देखें, सिर्फ और सिर्फ दिस पार्ट ऑफ द नंबर, ये नंबर डिविजिबल है 4 से. ये नंबर डिविजिबल है 4 से. ओके, सो 4 की डिविजिबल क्यों है? क्योंकि जो लास्ट 2 डिजिट्स अगर 0 होंगे तो ये नेसेसरी 4 से डिविजिबल होगा. लास्ट 3 डिजिट्स अगर 0 होंगे तो ये नेसेसरीली 8 से डिविजिबल होगा. अगर लास्ट 4 डिजिट्स अगर 0 होंगे तो 16 से डिविजिबल होगा. ओके, सो अगर लास्ट डिजिट अगर 0 होता है तो ये डिविजिबल नेसेसरीली 2 से होता है. अगर लास्ट 2 डिजिट्स अगर 0 होते हैं तो नेसेसरीली 4 से डिविजिबल होता है. लास्ट 3 डिजिट्स अगर 0 हैं तो नेसेसरीली 8 से डिविजिबल है. ओके, सो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं, फिलहाल. ओके, ये भी नहीं है. ओके, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो सम ऑफ द डिजिट्स हैं, जो ये पूरे नंबर होल दिस कंप्लीट नंबर इज मेड अप ऑफ डिजिट्स, इसका मैं समेशन करता हूं तो फिर वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए होता है उसका समेशन. ओके, या फिर मैं जो 9 के सेट्स होते हैं वो ग्राफ कराता हूं, और 9 के सेट इसमें एक भी नहीं बन जाता. ओके, सो दिस नंबर वाज डिविजिबल बाय 4 बट समहाउ बाय नॉट बाय 9. ओके, इन इट्स करंट फॉर्म. उसमें अगर मैं नंबर पे एक ऐड करता हूं. ओके, सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर? n इज एन इंटीजर. ओके, अब मैं इस नंबर दिस इट हैज टू बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ओके, अगर n की वैल्यू मैं कौन सी लूं कि ये नंबर समहाउ 9 से डिविजिबल होने लग जाए, 4 से भी डिविजिबल होने लग जाए, n की मैं कौन सी वैल्यू ले सकता हूं? n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो फिर ये नंबर डिविजिबल होगा 4 से कि नहीं 4 से भी जाएगा ये तो. ओके, so this number has to be divisible by 4, it has to be divisible by 9. what is the divisibility rule of 9? जो summation of numbers हैं वो 9 का मल्टीपल होने चाहिए. ओके, so if I take 8, सबसे पहले अगर मैं 8 लेता हूं तो 8 plus 1 is equal to 9. ये डिविजिबल हो जाएगा इससे 9 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा. ओके, सो यू कैन प्लग इन द आंसर चॉइसेस एज वेल. जो आंसर चॉइसेस थे वो क्या थी? 4 थी, 8 थी, 18 थी, और फिर 24 थी और 36 थी. ओके, सो अगर इन आंसर चॉइसेस को प्लग करते हो n की जगह जो नंबर आता है, अगर n को 4 प्लग करते हो तो फिर ये 9 से नहीं जाता. ओके, सो 4 इज आउट. अगर 8 करते हो तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 1 0 0 0 0 0 0 8. Now this number is in fact divisible both by 9 and 8. So this works. If you put 18 के साथ प्रॉब्लम क्या होगी? 18 के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो समेशन वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा. So this is out. 24 अगर n की वैल्यू लेते हो तो वो इनफैक्ट ना वो 9 से डिविजिबल नहीं है. 36 अगर लेते हो तो अगेन वो 9 से डिविजिबल नहीं है. ओके, सो दीज आर आउट.
8 ही ले सकते हैं हम लोग। नो, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अगर ये नहीं समझ आया स्टिल। सर दोनों से नहीं होगा, 24 और 36 में तो दोनों से नहीं होगा ना? यस, किसी 24 36 नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। हाँ 9 से सर ऐड करके नहीं होगा। सर ये वाला क्वेश्चन तो समझ आ गया, लेकिन अभी इधर तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 10 है ना, वो सिंपल है उसको नंबर एक्सपोनेंट को नंबर में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर हमारे पास कोई ट्रिकी एक्सपोनेंट होता है, एज इन 15 रेज़ टू पावर 12 कुछ होता है, तो फिर हम उसको किस तरह? नहीं, फिर वो हिबा, सो 15 अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग ये नंबर लेते हैं ना कि 15 रेज़ टू पावर 10 लेते हैं, ओके, सो 15 into 15 into 15 into 15, ये नंबर डिविजिबल है? नो, the question will be difficult, the question will be different from this situation, the question will be somehow different from this situation. क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 15 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 11, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, ये हम लोगों ने कल किए थे क्वेश्चन। सो व्हाट इज द रिमाइंडर, फिर वो रिमाइंडर किस में आ जाता है? ओके, इसमें अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी हो कि इज इट डिविजिबल, तो फिर किस तरह का नंबर हो, किस तरह का नंबर हो जाए, टेक अगर इसी क्वेश्चन में 15 रेज़ टू पावर 12 प्लस n हो और हमें चेक करना हो कि 36 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम नॉट पॉसिबल, ये क्वेश्चन नहीं बन सकेगा। इट इज Okay. लाइक अ GRE GMAT क्वेश्चन, नो, ओके इट इज नॉट अ GRE GMAT क्वेश्चन, इट इज नॉट अ GRE क्वेश्चन। का रीजन पता है क्या है कि देयर इज नो पैटर्न इन दिस क्वेश्चन, देयर इज नो पैटर्न इन दिस क्वेश्चन। पैटर्न इज वेरी सेंट्रल। आप जितने भी क्वेश्चंस आए स्टूडेंट के भी सॉल्व करो, कोई भी रियलिस्टिक GMAT GRE का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करो, वो पैटर्न होते हैं उसमें, ओके। सो इस क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा था जो हम लोगों ने ये देखा था, 10 रेज़ की पावर 10 प्लस, एंड देयर वाज अ पैटर्न। दिस वाज, इट सीम्स daunting but it was so easy to handle because of the pattern. What was the pattern? जितने ज्यादा 10 हो, जितना पावर होती है उतने zeros बनते हैं। So this number was very easy to handle, very easy to handle because of the pattern, because जो पैटर्न था वो बहुत सेंट्रल था इस नंबर का ओके सॉल्व करने के लिए, ओके। सो वो रियलिस्टिक क्वेश्चन नहीं है, उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। if you feel कि इस तरह का क्वेश्चन कोई आपको नजर आए, प्लीज शेयर कीजिएगा, लेकिन वो उसमें पैटर्न नहीं कोई बन रहा, नॉट एट ऑल। ओके सर। सो ओके, सी को थोड़ा सा अगर हम लोग स्ट्रेंथन करें, सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर व्हिच, इसकी थोड़ी सी वेरिएशन करके देखो, ओके। 10 रेज़ की पावर 7 प्लस n, देखो कि ये जो नंबर है, if it has to be divisible by 36, okay, बल्कि इसके मैं कुछ वेरिएशंस ग्रुप में पोस्ट करूंगा। अभी लेट मी नो कि यहाँ तक किसी को कोई इशू है कि नहीं है, जहाँ तक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डिविजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स, द नंबर्स लाइक इट, these kind of numbers, okay, जो कि कॉम्पोजिट होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह 18 हो गया, जिस तरह 36 हो गया, जिस तरह 12 हो गया, ओके। इनके डिविजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, और फिर इसकी डिविजिबिलिटी किसी क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। जिस तरह इस क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त तरीके से था कि 10 रेज़ की पावर 10 प्लस n का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो वो 36 से डिविजिबल हो रहा है, तो उसका मतलब कि वो 4 से भी डिविजिबल है, वो 9 से भी डिविजिबल है। और जब मुझे ये पता चलता है, अब होता है एग्जैक्टली क्या है, first step is you understand the question. You understand the question absolutely. You have to get the question. The things like that, n is an integer, they are very important to solve a question. Okay. So you understand the question. Second, there will be some information given inside the question. The information can be embedded, which is somehow just हम लोग कहते हैं implicit information. The information which is provided by the question itself can be explicit. वो लग रहा होता है क्वेश्चन ये मुझे दे रहा है, ये इसकी ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्वेश्चन बहुत एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन होती है, ओके। सो यू गेट द इंफॉर्मेशन व्हिच इज इम्प्लिसिटली गिवन, व्हिच इज एक्सप्लिसिटली गिवन। टेक द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, टेक द नेक्स्ट बेबी स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चंस जो द मोस्ट जो सबसे बुरी चीज आप अपने हाथ कर सकते हो ना टेस्ट में, वो ये कि somehow you go backwards, कि जो पूछा गया है उससे पीछे आने की कोशिश करते हो। दिस इज अ काइंड ऑफ अ मेज जो कि हम लोग बचपन में खेलते थे, जहां पे मैं वापस नहीं आता था,
इस तरह का जो रूट होता था वो मुझे हमेशा मरवाता था। ओके, ये जो मेज हम लोग when we were kids हम लोग इस तरह की खेली हुई है किसी ने। ओके, सो यू नेवर गो बैकवर्ड्स। क्वेश्चन में जीमैट और जीआरई के क्वेश्चन में, क्वांट के क्वेश्चन में, यू नेवर गो बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जो पूछा गया है उससे पीछे आ रहे हो। यू नेवर गो दिस वे। यू somehow whenever you feel difficult क्या इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है, अगर कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा होता, so you use the information which is implicitly given and which is explicitly given, take the next baby step using these informations which is implicitly or explicitly given, take the next logical step, next baby step information को use करके। वो जो information given होती है, it is not without a purpose, it is with purpose। okay? कभी कभी द ट्रैप होता है कि आपको किसी दूसरे में लेके जाती है, बट अगर नहीं हुआ तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके देखो कि नेक्स्ट क्या बनता है। सो देयर कैन बी अ सिचुएशन जब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके नेक्स्ट बेबी स्टेप ही लोगे तो फिर क्वेश्चन अनलॉक हो जाता है कि यार ये था। ओके, सो क्वेश्चन को समझने के बाद इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि क्वेश्चन उस वक्त अनलॉक ना कर सको, इट इज पॉसिबल। सो यूज करके इंफॉर्मेशन, इस क्वेश्चन को समझो और यूज करो इंफॉर्मेशन को जो कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट गिवन होती है। सो कभी कभी नेक्स्ट स्टेप लेने के बाद वो चीज अनलॉक होती है कि मुझसे अच्छा ये चीज पूछी गई थी। दिस इज द प्रोटोकॉल दैट यू फॉलो। मेकिंग सेंस और नॉट? मेकिंग सेंस गाइस और नॉट? कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रोटोकॉल इनफैक्ट क्या होता है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रोटोकॉल, यू गेट द क्वेश्चन, यू हैव टू गेट द क्वेश्चन एब्सोल्युटली, you have to use the information which is implicitly or explicitly given, take the next baby step, when more often than not when you take the next baby step फिर question जो होता है वो पता चलता है, उसकी डायरेक्शन फिर नजर आती है। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, what is the smallest positive integer? n. So n is an integer, necessarily this is given inside the question, for which 10 raised to the power 10 plus n is divisible by 36, it means it is divisible by 4, it is divisible by 9. So what kind of number is this? इसको समझने की कोशिश करते हो जब, तो ये इस तरह का नंबर था। अगर ये इस तरह का नंबर था और मुझसे पूछा गया ये 4 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, दिस इज गिवन, इसका मतलब ये है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 अप्लाई हो करूंगा मैं डेफिनेटली, और 9 भी अप्लाई करूंगा। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था कि जो समेशन ऑफ डिजिट्स हैं वो 9 के मल्टीपल होने चाहिए। सो एटलीस्ट मुझे तो यहाँ पे मुझे 9 का एक भी पेयर नहीं बन रहा, तो एटलीस्ट टू मेक वन पेयर ऑफ 9 आई नीड 8। सो इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर मैं 8 लेता हूँ, सो दिस विल बिकम अ काइंड ऑफ अ नंबर जो कि इस तरह का होगा 008. Now this is the number which is divisible by both 4 and 9. So the smallest positive integer, you take the next step logically, वो ही कभी-कभी अगर आंसर नहीं हुआ तो वो बहुत क्लियर पिक्चर दे देगा कि कहाँ पे जाना है। Making sense or not? Any question, guys? Any question? Please ask the question if you have any. Please ask the question. So what is the maximum denominator that we can expect to have? So what is the maximum denominator? 10 is the power 10 plus n. Okay. So maximum denominator यहाँ पे जो 36 था इसकी बात कर रहे हो उसके अंदर? Yes sir. अच्छा देखो, ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम ये इतने ज्यादा नहीं जाते हैं, ये इस तरह के नहीं जाते कि जहाँ पे उस तरह का रूल आने लग जाएगा अगर तुम को प्राइम पेयर्स में इसको डिवाइड करते हो 2 into 11 आने लग जाए, क्योंकि 11 का जो कि डिविजिबिलिटी रूल है वो टेस्ट ही नहीं होता जीमेट में। सो अगर जाता भी है किसी भी नंबर में इस तरह के, लेकिन अगर तुम उसके को प्राइम फैक्टर्स लेते हो तो फिर वो उसी तरह के फैक्टर्स होंगे जिनका डिविजिबिलिटी रूल जीमैट और जीआरडी टेस्ट करता है। जीमैट और जीआरडी में टेस्ट होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज्यादा, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल काफी ज्यादा टेस्ट होता है। सो तुम इस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जहाँ पे जो को प्राइम पेयर्स बनेंगे वो इस तरह के होंगे जो कि टेस्ट किए जाते हैं जीमैट और जीआरडी, इसी तरह का डिनोमिनेटर है। इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट होगा। ओके, तो जो एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने लगे वो इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे डिनोमिनेटर काफी बड़ा है लेकिन उसको हैंडल कैसा करना होता है, वो क्वेश्चन ही डिफरेंट है। उसमें
इसकी जो की थी वो ये थी कि मुझसे पूछा जा रहा था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 36, वो था 4 और 9। जो जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसकी जो की होती है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। वो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें था डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट किया जा रहा था कॉम्पोजिट नंबर का। उस कॉम्पोजिट नंबर के जो कोप्राइम फैक्टर्स थे वो थे जो कि जीमेट और जीआरडी टेस्ट करता है। इसी तरह का नंबर टेस्ट होगा कि जिसको अगर मैं कॉम्पोजिट नंबर को ब्रेक करता हूँ कोप्राइम पेयर्स में तो वो वाले नंबर्स आ जाते हैं जिनका टेस्ट होता है जीमेट और जीआरडी में। इन नंबर्स का टेस्ट होता है। मेकिंग सेंस सिकंदर? Yes, sir, definitely making sense. Thank you. परफेक्ट। सो एनी डाउट किसी और चीज में? नो? Yes, sir, अभी तक clear. Thank you, sir. ठीक है, no problem. So solve this question, guys. Okay. So if x is a positive integer, if x is a positive integer, if x is a positive integer, and 15x divided by 270, 15x divided by 270 is a positive integer. इसका मतलब क्या है? 15x divided by 270 is a positive integer. This is a factor. If this is a factor, इसके सारे जो factors हैं वो भी इसके factors होंगे। ओके, सो दिस इज द पार्ट जो कि मैं क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे हम लोग जब देखेंगे ना कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इनफैक्ट क्या होता था, क्या है वर्ड प्रॉब्लम जो कि हम लोगों का नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर है कि यू डू algebraic translation as you go. You never try to translate the whole question at once into algebraic equation. उसमें छोटे छोटे चंक्स को पकड़ के उसकी algebraic equation बनानी पड़ती है, algebraic translation करनी पड़ती है, जो कि हम ओके। सो इसमें भी ये है कि यार क्वेश्चन को मैं साथ साथ समझ रहा हूँ। इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर सो दिस इज अ गुड इंफॉर्मेशन एंड 15x by 270 is a positive integer. It means इसका मतलब क्या है? Is a positive integer. This is a factor of this number. So if this is a factor, this denominator is a factor of this numerator. The numerator at least is 270 or the multiple of 270. It also means that इसके जो भी factors होंगे वो इसके factors necessarily होंगे, must be होंगे. This is must situation. No exception across the board. No exception at all. If x is a positive integer and 15x is a positive integer, 15x by 270 is a positive integer, then x must be divisible by which of the following? Then x must be divisible by which of the following? Okay. ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? So these are the answer choices. 12. Number 2 is 18. Number 3 is 27. So, okay. So do the question and let me know the answer. इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप था कि मैंने क्वेश्चन को समझना है। ओके, क्वेश्चन को समझे तो फिर मुझे क्वेश्चन किसी डायरेक्शन में भेज रहा है। If the question is asking me 15x by 270 is an integer, that means that this is a factor. This is a factor और इसके जो सारे अगर ये फैक्टर है, this thing is a factor of denominator is a factor of numerator, तो फिर इसके और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो कि क्या होगा। ओके, so need to solve a lot of these questions is you have to do the prime factorization, especially जब इसका बड़ा नंबर आती है। ओके, so ऊपर क्या बन रहा है 35x, नीचे क्या बन रहा है 2 is the prime factorization और let me know the answer. Let me know the answer, फिर इसको डिस्कस करते हैं। जब मैं पूछूंगा उस वक्त इसका आंसर बताना, लेकिन अपने पास रिजर्व रख लो। Okay, let me know the answer. जिस चीज का आ गया आंसर? 18. Perfect. और किसका? 18. Perfect. So you guys are comfortable with these questions, I guess. So let's move on.
do something which is different now. I think ये हो जाएंगे questions. Okay, so थोड़ा सा LCM के concept को देखते हैं. Perfect. So एक नया chapter देख लेते हैं हम. मुझसे नहीं हुआ, I'm sorry, I couldn't get it. Exactly what? 18. I couldn't get to 18. Yeah, same. So, Same, sir. Sikandar, you also? Yeah, yes, sir. Perfect. No problem. देखते हैं इसको. Okay. So anybody else? Sidra or no? No. But I done 18 answer. Perfect. Okay. So question ये था कि देखें जो question था ना, if x is a positive integer and this thing is a positive integer also, it necessarily means that this thing जो numerator है वो divisible है denominator के साथ. Okay. So इसका मतलब ये भी है कि जो भी इसके फैक्टर्स है ना 270 के फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स 15x के भी फैक्टर्स हैं. ओके, सो 15x इनफैक्ट कितने कंपोनेंट से बना हुआ है? ये 3, 5 और x है. जो डिनोमिनेटर है ये कितने कंपोनेंट से बना हुआ है? डू द प्राइम फैक्टराइजेशन 27 into 10. So this 3 cube into 2, 3 cube into 2 into 5. Okay, so this is 3 cube into 2 into 5. Okay, so अब एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि और क्वेश्चन ये था कि then x must be divisible by which of the following? Must be, x must be. Okay, so 5 जो है it is यहाँ पे है और यहाँ पे है. Okay, और यहाँ पे 1 3 है और यहाँ पे 3 3 थे. Okay, so 1 3 तो necessarily जो है यहाँ पे जाएगा necessarily, और 1 5 necessarily यहाँ पे जाएगा. So you are left with in the denominator 3 square into 2. So x जो है उसमें necessarily 2 है, उसमें necessarily 3 square है. Necessarily must be. The question was must be वाला question था ये. x में necessarily 2 और 3 square है. x में कुछ और हो सकता है. It is also possible कि x में एक और 2 हो. It is also possible x में एक और 3 हो. It is also possible x में 11 भी हो. लेकिन x में necessarily ये है. Get back to the question. Question क्या था? If x is a positive integer and this whole thing 15x by 27 is a positive integer. If this is a positive integer, it means कि जो कि 3 5 और नीचे अगर था 3 क्यूब था 2 था 5 था, एक 5 अगर यहाँ पे जाता है, necessarily जो x में है वो मुझे पता चल गया कि x में necessarily 3 square 2 है. 3 square 2 है x में necessarily. ये किसी को बात समझ आई कि नहीं आई? This is must be x must have 2 and 3 square. x must have 2 and 3 square. इसमें कोई प्रॉब्लम है इस चीज में कि ये किस तरह हम लोग पहुंचे? इस थिंग के x में necessarily 2 और 9 है, तो फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 square 3. नहीं, एक और 2 है कि नहीं मुझे नहीं पता. क्वेश्चन है कि which of the following must be divisible by which then x must be divisible by which of the following? x is divisible by 2 square 3. मुझे नहीं पता. It is possible. This is could be. So those answer choices in the could be question must be question में जो could be answer choices होती हैं उनको सबसे पहले क्रॉस आउट करना होता है, क्योंकि ये हो सकता है लेकिन ये must be है कि नहीं? must be ये नहीं है. must be क्या है? must be है कि जो x है उसमें 2 है. must be 2x का फैक्टर है. must be फैक्टर है. must फैक्टर है. जो 3 है वो भी x का must फैक्टर है. x में 3 भी है. x में इनफैक्ट 2 3 है. सो 9 भी x का फैक्टर है. 18 भी x का फैक्टर है. 3 भी और 2 भी है. सो 18 भी है. 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 into 3 स्क्वायर. x में ये है. सो 18 जो होगा इसको डिवाइड कर देगा. 27 में क्या होता है? 27 में 3 क्यूब होता है. 2 तो 3 थे वो मुझे पता है. एक और 3 हो सकता है. could be. So this is also could be, but this is must be. Only 18 is must be. जो 1 और 3 हैं वो could be answer choices हैं.
could be answer choices in the must be question are always incorrect. It is also possible कि x में एक और 3 हो, लेकिन it is possible. Possible means could be. So could be means incorrect in must be. Making sense or not? Still difficulty in connecting the things. Individually maybe, but connecting the things you are not getting it. Is it like It's clear now. ठीक हो गया. 100%? Okay, are you guys sure? Because there Yeah. were people at least जिनको ये थोड़ा सा इसमें था, okay? So you guys have to be honest with yourself and honest with me as well. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Perfect. So let's start another chapter, जो कि LCM का chapter, okay? So अभी तक जो हम लोगों ने थ्रू आउट कर लिया हुआ है, वो हम लोगों ने काफी हम लोग डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन के साथ somehow comfortable हो गए, और प्रैक्टिस करेंगे और ये तो चीजें देखते रहेंगे. अगर कुछ ट्विस्ट आते हैं, किस तरह के ट्विस्ट होते हैं, किस तरह की चीजें होती हैं, पैटर्न्स होती हैं, उसमें मेरी जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ पे काम आती है. क्योंकि अगर मुझे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग चीजों की है, अगर चीजें ट्विस्ट अगर होती आती हैं, तो उनको किस तरह मैनेज किया जाता है. गाइस प्लीज यार, ये अपना जो माइक है वो प्लीज हर कोई ऑफ रखो, ओके? दिस इज इंटरफेयरिंग. मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग अब मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो कि क्या कर रहे हो. सो जब इंटरेक्ट करना होगा इसको ऑन करो, विच इज इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर नहीं इंटरेक्ट करो तो इसको ऑफ रखो. अच्छा, ओके, सो ये हम लोगों ने चीजें देखी. ओके, सो हम लोगों ने प्रोटोकॉल भी देखे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. मस्ट बी ट्रू क्वेश्चन जो होते हैं, दे आर हार्ट ऑफ GMAT एंड GRE. You should be very much comfortable with this thing. Must be true. Which of the following must be the factor of? Okay, इसमें necessarily वो आंसर चॉइसेस होती हैं जो कि could be होती हैं. Could be true आंसर चॉइसेस are in fact in the logic, इनको हम लोग कहते हैं inductive reasoning कहते हैं. Deductive reasoning is entirely different thing. Must be true deductive reasoning. These are the logic based tests. Logic is important part of this test. Okay, so must be true situations में could be true situations are always incorrect. Why this is important? So हम लोग देखेंगे verbal में भी, reading comprehension और critical reasoning में भी. So there are questions जो कि inference के questions होते हैं reading comprehension में. उनमें जो कि सबसे ज्यादा questions आते हैं वो inference के questions होते हैं. The inference questions are the most frequently asked questions on reading comprehension of GMAT and GRE. उसका जो हार्ट होता है वो भी must be true situation होती है. Must be true situation. So must be true situations को समझना कि किसी की ऑपरेट कितनी GMAT और GRE में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सबसे बेस्ट इनफैक्ट यही होता है कि जितने क्वेश्चन must be true के कर सकते हो उनको करो. इस चीज को समझो कि must be true किसी की ऑपरेट करती है. इस क्वेश्चन में किसी की ऑपरेट करेंगे. We have 3 answer choices, 12, 18 and 27. Must be was only this. These were the could be answer choices. Must be true situation always incorrect. That's it. अभी तक हम लोगों ने ये देखा है. Please go ahead. Yeah. Must be अगर आपने चेक करना है तो उसके लिए बेहतर नहीं होगा कि आप हर तरह का नंबर जो है उसके अंदर अप्लाई करके देख लें, like decimals और fractions और हर चीज. अच्छा, so what was the question? जो previous question था उसमें आप पूछ रहे हो कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, just generally must be questions जो होते हैं. Exactly. So this thing, अच्छा अब पता होता क्या है? अब exactly शायद this is a very good question, very intelligent question. This is something which is very important. ये बहुत अच्छा question है आपका. अब बाकी अब exactly जब must be true situation है, it has to be true for across the board, okay? Because ये कभी-कभी ना this whole thing, because this has to be must be true, ये open कर देती हैं आपकी जो output है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज के. ओके, कौन सी चीज हम लोग टेस्ट करेंगे? इसको लिमिट करने के लिए जो क्वेश्चन है उसमें एक चीज दे दी गई होती है. जैसा इस क्वेश्चन में गिवन था, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर. उसकी वजह से जो टेस्टिंग केसेस है जो आप बात कर रहे हो उसको हम लोग जहाँ पे कहते हैं टेस्टिंग द केसेस, वो लिमिट हो गए. ओके, so these informations are important. If x is a positive integer, कभी-कभी क्या होता है कि we are so, अब हमारा माइंड किस तरीके से ऑपरेट करता है. थोड़ा सा देखो कि माइंड किस तरीके से ऑपरेट करता है. बिकॉज these are the टेस्ट जो लोग बनाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं साइकोमेट्रिशियंस, जो कि GMAT और GRE बनाते हैं. ओके, सो साइकोमेट्रिशियंस क्या होते हैं? वो जो डिटेक्टिव्स होते हैं ना, जो कि FBI में जाते हैं लोग, ओके, डिटेक्टिव जो होते हैं.
So वो भी psychometricians होते हैं. They know, this is the measurement of this is the measurement of mind. इनको ये सबसे मुश्किल डिग्री होती है साइकोमेट्रिशियन की. इनफैक्ट जो भी टेस्ट प्रेप का जो भी ट्यूटर होता है उसका काफी दिल चाह रहा होता है कि वो साइकोमेट्रिशियन की डिग्री दे, क्योंकि इसको समझने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप माइंड ऑपरेट करता है. ओके, सो अब हम लोगों का माइंड किस तरीके से ऑपरेट करता है. हमारा जो माइंड होता है ना, somehow it is not tuned to get the initial information if it is the initial modifier. If the initial information is initial modifier, somehow जो हमारा माइंड होता है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे आने की कोशिश करता है, जो कि कोर ऑफ द सेंटेंस होता है. जो पिछला क्वेश्चन था ना, पिछला क्वेश्चन में क्या था, if x is a positive integer, if x is a positive integer, somehow seems like an initial modifier, somehow therefore seems like a trivial information. Your mind will somehow consider it as a trivial information. It will not put much focus here. So if you don't put much focus here, you are working under immense time constraint. You will be in hurry to come to this part of the question. You will somehow not put focus here. You will miss the important information. और यहाँ से traps आ जाते हैं. फिर कभी-कभी given होते हैं x is a number. So if x is a number, possibility for decimals necessarily possible possibility for decimals. In fact, सुहेब को आप जानते हो ना, सारे सुहेब वाला को. ओके, सो वो इस तरह के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त लेके आते हैं. इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जो क्वेश्चन लेके आते हैं ना, उसके इस बंदे के माइंड के पीछे बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस होता है. सो वो जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं, बिलीव यू में, वो इस तरह लेके आते हैं, इस बंदे को बहुत ज्यादा इस चीज का भी होता है कि किसी का टाइम वेस्ट ना करे वो. ओके, सो ये जो क्वेश्चन पिक करता है, इसके बहुत चेरी पिक क्वेश्चन होते हैं. सो ये इन चीजों को लेके आते हैं कि यार जो इनिशियल मॉडिफायर होते हैं ना, जिन क्वेश्चन को कभी कभी लेके आते हैं, उसमें आप somehow इसको नहीं देखोगे और आप इस इंफॉर्मेशन की तरफ जाओगे, और इसको नहीं देखने से, इस इंफॉर्मेशन में जाने से, you will fall into the trap, and the trap answer choice will be in the answers. So this is something जो कि must be true situations होती हैं, must be true. They will, to limit the possibilities, somehow you are limiting the possibility in the question itself, so the output of the possibilities is limited as well. If it is not the case, then you have to be mindful of the fact that this information, if it is not limiting the output of the possibilities, then this is somehow there for you to fall into the trap. The information you will miss. जिस तरह गिवन होता है कि if x is a number, और हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चंस में जहाँ पे जिस तरीके से ट्रैप्स ऑपरेट करते हैं. दूसरा, ओके, मेकिंग सेंस. शायद did I answer your question correct? तुम समझ रहे हो जो आप पूछना चाह रहे थे कि नहीं? जी नहीं, it answers it perfectly well. Thank you, sir. Perfect. Okay, so let's start a new chapter. Okay, LCM के chapters और GCF के chapter. LCM और GCF exactly क्या होता है? Okay, थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था, उसको जल्दी से 1 minute में recap करते हैं. LCM necessarily means that you are talking about